हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 10th मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था और क्लास 9th में आपको याद होगा हमने एक एक्सपेरिमेंट करा था। उस एक्सपेरिमेंट में हमने कॉइन उछाला था और ये देखा था कि हेड आएगा या टेल। ये देखो, ये ऐसे कॉइन उछालने की बहुत अहमियत है। क्रिकेट में कॉइन उछाल के ही डिसाइड किया जाता है कि कौन पहले बैटिंग करेगा, कौन बॉलिंग करेगा। इसके अलावा भी कॉइन उछालने की बहुत अहमियत है। आप भी क्रिकेट खेलते होगे तो कॉइन उछालते होगे, या कई बार ये डिसाइड करते होगे कि साहब इस सीट पे कौन बैठेगा, तू या मैं, चल कॉइन उछाल के देख लेते हैं। ठीक, तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट कल करा। कल 1 अगस्त थी और 10 बजे ये एक्सपेरिमेंट किया और 1000 बार मैंने सिक्का उछाला इस तरीके से, हेड टेल हेड टेल। देखो ये टेल आया, फिर उछाला, हेड आया, फिर उछाला, इस बार भी हेड आया। तो मैंने ये देखा, जब 1000 बार सिक्का उछाला, काफ़ी देर भी लग गई थी, तो हेड आया 460 टाइम्स, ठीक, और टेल आया 540 टाइम्स। ठीक, तो ये मैंने एक्सपेरिमेंट कल किया। आज मैंने, चलो यहाँ पर देखते हैं हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो यहाँ हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, पी हेड, पीएच डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। सिक्के को उछालने के केस में सिर्फ 2 घटनाएं घट सकती हैं, या तो हेड आएगा या टेल। सिक्का खड़ा रह जाएगा, ये वाली बात आप भूल जाओ, ठीक है। तो हेड आया 460 टाइम्स और सिक्का उछाला गया 1000 बार, यानी कि 1000 बार हमने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें से 460 टाइम्स हेड आया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0.460। टेल की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल के आने की, वो हुई 540/1000 विच इज 0.540। ये प्रोबेबिलिटी हुई। इतनी बार टेल आया और इतनी बार सिक्का उछाला गया। अब ये एक्सपेरिमेंट आज मैंने अपने बेटे से कहा, कृष्णा नाम है उसका, मैंने कहा अब तू उछाल भाई। वो बोला लाओ मैं उछालता हूँ। पहले तो आनाकानी करने लगा। तो आज 2 अगस्त को उसने ये सिक्का उछाला, 10 बजे से वो शुरू हुआ था और उसके हेड आए, उसने भी 1000 बार सिक्का उछाला और उसके हेड आए 510। तो टेल कितना आया, 490। तो इस केस में हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, 510/1000, 0.510, सही है। और टेल की प्रोबेबिलिटी यहां क्या है, 490/1000 विच इज 0.490। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं कि कितनी बार हमारा फेवरेबल इवेंट आया। इस केस में देखो फेवरेबल इवेंट है हेड, ठीक, और कितनी बार हमने एक्सपेरिमेंट किया उससे डिवाइड कर दिया। तो ये तो एक सिंपल तरीका है प्रोबेबिलिटी निकालने का। तो इस मेथड को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी। अब एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि बच्चों इस केस में हम बार बार सिक्का उछाल रहे हैं। क्या उछाल रहे हैं, बार बार सिक्का उछाल रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंट को हम कर रहे हैं, तब जाके ये प्रोबेबिलिटी निकली, इसलिए कहलाती है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। और इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं हम इसे। तो लिख लेते हैं यहां, एक्सपेरिमेंटल, ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, मेंटल और इंपेरिकल, पेरिकल प्रोबेबिलिटी, सही है। अब इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इस केस में, इस एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बदल जाती है। जैसे मैंने करा एक्सपेरिमेंट तो प्रोबेबिलिटी आई हेड की 4.460, मेरे बेटे ने करा तो 0.51।
अब सही है, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि साहब इसमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू बदल जाती है, इसलिए इसे एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। अब यही एक्सपेरिमेंट कई लोगों ने किया इस दुनिया में, जैसे मैंने तो 1000 बार किया, दुनिया में कई लोगों ने इसे कम से कम 20-20 हजार बार किया। तो आओ मैं अब उनके नाम लिख देता हूं। तो बच्चों ये मैंने कुछ लोगों का डाटा लिखा है जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा। तो पहला हम लेते हैं कॉम डे बुफोन। इन्होंने कितनी बार टॉस उछाला? ये फ्रांस के व्यक्ति हैं, या हो सकता है थे, कुछ कह नहीं सकते। तो इन्होंने टॉस किया 4040 बार इन्होंने टॉस किया, तो हेड आया 2048 टाइम्स। एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया? 4040 टाइम्स, उनमें से हेड आया 2048 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई हेड के आने की? पीएच यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो इसको इससे डिवाइड कर दिया, मतलब कितनी बार हेड आया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टाइम्स एक्सपेरिमेंट इज बीइंग परफॉर्म्ड। तो वो आई 0.507। ठीक है, 0.507। फिर एक ब्रिटेन के हैं जेई कैरिच, उन्होंने मेहनत करी और इस एक्सपेरिमेंट को 10,000 बार किया, तो उनका हेड आया 5067। ठीक, तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाली 5067 डिवाइडेड बाय 10,000, तो उनकी प्रोबेबिलिटी आई 0.5067। नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बढ़ाए तो देखो प्रोबेबिलिटी 0.5 के थोड़ी सी नजदीक आई, 0.5 के थोड़ी सी नजदीक आई। अब कार्ल पियर्सन ने और मेहनत करी, देखो ध्यान से, उन्होंने 24,000 बार इस एक्सपेरिमेंट को किया और 12,012 टाइम्स हेड आया। तो प्रोबेबिलिटी क्या आई? 12,012 डिवाइडेड बाय 24,000, तो 0.5005। तो हम 0.5 के और नज़दीक आ गए। यानी जैसे जैसे आप नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बढ़ाते चले जाओगे तो हम 0.5 के नज़दीक आते जा रहे हैं। और देखा जाए तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 होती है। क्यों? क्योंकि जब सिक्का हम उछालते हैं तो इसे हम ये मानते हैं अनबाइज्ड है। अनबाइज्ड मीन्स कि इसका बैलेंस एकदम बराबर है, इसमें हेड आने के जितने चांसेस हैं उतना ही चांसेस हैं टेल के आने के। ठीक, तो कितने इसमें इवेंट हो गए? इवेंट हो गए 2, हेड और टेल। इवेंट कितने हो गए? इवेंट इज 2। फर्स्ट इज हेड HEAD और सेकंड इवेंट क्या है? टेल। तो फेवरेबल इवेंट कितना है हमारे? मान लो हेड आने पे हम जीतते हैं तो हमारा फेवरेबल इवेंट है 1, तो हमारे जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हेड की, हेड हमारा फेवरेबल है विच इज 1 और टोटल नंबर ऑफ इवेंट है 2, तो ये 0.5। तो आप ये देखो कि ये जो 0.5 है इट इज कॉल्ड द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। रियल लाइफ में तो हम प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम को थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट से ही डील करते हैं। अब यहां कॉइन के केस में ही आप देखो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कितनी बार बदल रही है। ठीक, देखो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो 0.50, इन्होंने किया तो ये 0.5067 और यहाँ 0.5005, और मैंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो एक बार 0.45 समथिंग निकली थी। तो ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी हमेशा 0.5 होगी कॉइन के केस में। अब इसी तरीके से अगर हम ये केस ले लें इसका, किसका? ये क्या है? ये पासा है, डाइस। तो इसमें कितने नंबर होते हैं? 6, और इसमें मान लो हमें 4 चाहिए, 4 नंबर आते ही हम जीत जाएंगे। तो इसका क्या अर्थ हुआ? 4 हमें ऊपर दिखना चाहिए। तो हर नंबर की ना के बराबर चांसेस हैं, हर नंबर के ना बराबर चांसेस हैं। ये तो आपको पता है, लूडो खेलते ही हो।
तो इसमें अगर हम एक्सपेरिमेंट करें तो बार बार पासे को फेंकें और हम ये कहें कि साहब 6 आने पे हम जीतेंगे, तो हमने मान लो 100 बार पासे को फेंका तो कितनी बार 6 आएगा, कितनी बार 6 आएगा? ये तो भाई फेंक के ही पता लगेगा एक्सपेरिमेंट करके। हो सकता है 10 बार 6 आए, 15 बार 6 आए, ठीक। तो मान लो 20 बार, या समझ लो 20 बार 6 आ गया। 6 कितनी बार आया? 20 बार। यहां लिख लेते हैं 6 आया 20 टाइम्स, और एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया गया? 100 टाइम्स। तो 6 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 20/100। ऐसे ऐसे ये अब सॉल्व कर लिया 1/5। तो ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, लेकिन चूंकि इसमें 6 नंबर हैं और हर नंबर के इक्वल चांसेस हैं आने के, तो उसकी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6 के आने की थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो अब हम वही देखेंगे कितने इवेंट हो गए, कितने इवेंट हो गए इस डाइस के केस में, बताओ। इवेंट होंगे 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। और 6 उसमें से वन ऑफ द इवेंट है, सिर्फ एक इवेंट है, और टोटल है 6। तो 6 के आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6, ठीक है। यानी P ऑफ 6 इक्वल टू 1/6। आ गई ये बात समझ में? तो ये जो 1/6 है ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है, और एक्सपेरिमेंट करके क्या आई? 1/5। तो ये अंतर है थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का। और ये जो दोनों मैंने केसेस लिए हैं, इसमें ये आप देख रहे हो हर इवेंट के आने के इक्वल चांसेस हैं। जैसे कॉइन के केस में हेड और टेल के आने के इक्वल चांस है, और डाइस के केस में 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 नंबर के आने के इक्वल केस बनते हैं। और इसके अलावा और एग्जाम्पल ले लो, मान लो एक बैग में 4 अलग अलग रंग की बॉलें हैं, एक लाल, नीली, पीली और काली। अब आप ये डिपेंड, आप तब जीतोगे गेम को अगर आप बैग में हाथ डालो और लाल रंग की बॉल निकले। तो लाल रंग की बॉल के आने के कितने चांसेस हैं? 4 बॉलें हैं, तो और हमें चाहिए लाल। लाल इज वन ऑफ द 4 बॉल्स, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/4, ठीक। लेकिन अगर केस ऐसा हो कि एक बैग में 3 लाल बॉल हैं और एक पीली बॉल, और आप जीतोगे तब जब पीली बॉल निकलेगी, तो पीली बॉल के निकलने की क्या चांस कम है, लाल बॉल के निकलने का चांस ज्यादा है, ठीक है। तो लेकिन हमारा इस चैप्टर में क्या है कि हमारी अधिकतर प्रॉब्लम वो होंगी जिसमें इवेंट के आने के इक्वल चांस होंगे, जैसे कि ये 4 बॉल अलग अलग रंग की, या फिर कॉइन, हेड एंड टेल आर द इवेंट, या फिर डाइस जिसमें 6 नंबर होते हैं। अब मैं बात कर रहा था जैसे रियल लाइफ की, तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो कि हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी से सॉल्व करते हैं, हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बहुत महंगी पड़ती है। अगर हम कॉइन उछालने का एक्सपेरिमेंट करते रहें तो वो तो बहुत सस्ता पड़ेगा। अगर हम पासा फेंकने का एक्सपेरिमेंट करें वो भी बहुत सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कोई शूटर अपने टारगेट को हिट कर रहा है और उसने 100 बार शूट किया, तो मान लो 40 बार टारगेट पे लगा, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकली? एक्सपेरिमेंट करने से। लेकिन ऐसा थोड़ी हम ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जैसा इन्होंने किया, क्योंकि हर बुलेट की कीमत होती है बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके के केसेस में हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल ले लो, मान लो हमें एक टैंक की टेस्टिंग करनी है जो गोले फेंकता है, तो हम ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, तो ऐसे केसेस में भी हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं। और कहाँ यूज़ होता है? अर्थक्वेक के केस में। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि अर्थक्वेक आएगा या नहीं, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है बारिश होगी या नहीं, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो यहाँ सब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का यूज़ होता है विद द हेल्प ऑफ सम पास्ट एक्सपीरियंस या पास्ट एक्सपेरिमेंट्स। आ गई ये बात समझ में? तो अब मैं इसे रब कर देता हूं और थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन या फॉर्मूला कह लो वो यहां लिख देता हूं।
तो बच्चों ये है हमारी डेफिनेशन। अब जैसे एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी की क्या डेफिनेशन होगी, इस ई क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो ये समझ गए, जैसे कॉइन के केस में मान लो हेड आने पे हम जीतते हैं, तो हेड क्या हुआ, इवेंट। तो हमने मान लो 100 एक्सपेरिमेंट करे, 40 बार हेड आया तो ऊपर क्या आएगा 40, और कितने एक्सपेरिमेंट करे 100, तो नीचे क्या आएगा 100। तो 40/100 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट। और अब थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी की बात करें, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी को हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट इज नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। मतलब ऐसे कितने आउटकम्स हैं जो इवेंट के होने को लेके फेवरेबल हैं। मान लो हमारा इवेंट है हेड, हेड आने पे हम जीतते हैं, तो हेड और टेल में से कितने 2 इवेंट है हमारे पास, हेड और टेल, तो फेवरेबल इवेंट क्या हुआ हेड यानी 1, और टोटल इवेंट क्या हुआ 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। ये मैं पहले समझा चुका हूं, बार बार समझा रहा हूं जिससे कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि उसके बाद तो फिर क्वेश्चन ही कराने, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराने। अच्छा, कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाता है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी जो इनिशियली ये कहीं पर पढ़ी गई या कहीं पर सुनी गई, तो एक बुक थी गेम्स ऑफ चांस जो इन्होंने लिखी थी, जे कार्डन, ये एक मैथमेटिशियन थे। तो वहाँ से ये कंसेप्ट थोड़ा सा निकल के आया, और इस कंसेप्ट से प्रोबेबिलिटी को जो क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी की अग्नि जो प्रज्वलित करी वो करी मैथमेटिशियन P.S. लाप्लास। तो लाप्लास की तो और भी बहुत इक्वेशन होती हैं, खैर ये बात पता होनी थोड़ी बहुत तो ज़रूरी है भी, थोड़ा इतिहास भी पता होना चाहिए। अब मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कराता हूँ, प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चंस कराता हूँ, MCQ भी आ जाते हैं, सब्जेक्टिव भी आ जाते हैं। भाई किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो उसको MCQ में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि आंसर को ऑप्शंस की फॉर्म में लिख दो, बस सिंपल है। ठीक है, तो ये NCERT बेस्ड है। अगर आप NCERT की बुक उठाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई सर ने NCERT पढ़ा दी पूरी। NCERT के ही क्वेश्चंस कराऊंगा, पहले समझाऊंगा क्वेश्चंस कौन से वाले, सॉल्व्ड, और उसके बाद अनसॉल्व्ड को सॉल्व करवाएंगे, बड़े मजे से, आनंद आने वाला है, बहुत जबरदस्त बच्चों। तो बच्चों ये है एग्जाम्पल 1, सिंपल सा एग्जाम्पल है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ सर्टेन कॉइन इज टॉस्ड वंस, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो भाई ये कर भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब MCQ में तो आ ही सकता है सिंपल क्वेश्चन, हम किसी को मना थोड़ी कर सकते हैं कि भाई सिंपल क्वेश्चन मत दो। तो इसमें थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी का ही कंसेप्ट लगेगा, ये कंसेप्ट है थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी का, सही है। तो इसमें फेवरेबल इवेंट कितने हैं, पहले तो इवेंट्स कितने होंगे, टोटल इवेंट्स होंगे 2 इवेंट्स, 2 इवेंट्स होंगे, पहला हेड और दूसरा टेल। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2, और हमारा फेवरेबल क्या है हेड, तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1/2। ठीक, और टेल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो गई, टोटल आउटकम्स 2 और फेवरेबल इवेंट टेल, यानी 1 इवेंट फेवरेबल है वो भी 1/2। ये है आपका आंसर। आगे समझ में, गुड, इसे नोट डाउन कर लो। तो बच्चों ये NCERT का सेकंड एग्जाम्पल है, ये भी सिंपल सा है।
ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, बहुत थोड़ा सा लेवल बढ़ा है। अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज। कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट येलो बॉल, रेड बॉल, ब्लू बॉल। ठीक, 3 प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एक बैग में 3 बॉलें हैं। सबसे बड़ी बात है कि उन बॉलों का शेप और साइज सेम है। शेप तो स्पेरिकल होगी ही, साइज सेम है, यानी तीनों बॉलों के जो चांसेस हैं वो इक्वल हैं। अगर एक भी बॉल बड़ी होती तो कृतिका आराम से पहचान जाती कि बड़ी बॉल कौन सी है। मान लो लाल बॉल बड़ी होती तो वो लाल बॉल निकालती, लेकिन अब चांसेस बराबर हैं। तो पहले जैसे हम निकालते हैं येलो बॉल की, येलो बॉल की पूछा है, तो पी वाई क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द येलो बॉल। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं 3, यानी तीनों रंगों की जो बॉल्स हैं वो ही 3 आउटकम है। तो ठीक है 3, और नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई वो है 1, क्योंकि येलो बॉल तो एक ही है, तो येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। सही है। अब इसी तरीके से आप बताओ बच्चों कि रेड बॉल की क्या होगी। पी आर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। बताओ, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 3 होंगे और फेवरेबल इवेंट क्या होगा 1, यानी कि रेड बॉल। अब बताओ ब्लू बॉल, बिल्कुल समझ गए होगे आप एकदम से, वो भी 1/3 होगी। ठीक है, तो तीनों की जो प्रोबेबिलिटी है बैग से बाहर निकलने की वो है 1/3। सही है, समझ गए। अब इनको जोड़ोगे तो वो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, एक बात गौर करो, पी वाई प्लस पी आर प्लस पी वी क्या आएगा, ये 1 आएगा। सही है बच्चों। तो बच्चों अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट सीखा और 2 क्वेश्चन करे। तो इन दोनों क्वेश्चंस में जितने भी इवेंट थे वो एलिमेंट्री इवेंट थे। एलिमेंट्री इवेंट क्यों थे, क्योंकि इस यहां लिखा ना, द इवेंट हैविंग ओनली 1 आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट, क्योंकि आउटकम एक ही था। मान लो हम सिक्का उछालें तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, आउटकम क्या होगा एक, आइदर हेड और टेल, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। इसी तरीके से बॉल के केस में हम अगर बॉल निकालते हैं, एक बॉल निकालें ये भी जरूरी है कि बॉल एक निकालें, ये नहीं 4 में से ये नहीं कहा जा रहा कि आप 2 बॉल निकालो। अगर लाल बॉल आई तो आप जीते, तो आपने बॉल निकाली, तो आउटकम क्या है, एक ही तो आउटकम है उनमें। अगर लाल आई तो आप जीत गए, नीली आई तो आप हार गए। ठीक, तो अगर आउटकम 1 होगा इवेंट का, देन इट इज एन एलिमेंट्री इवेंट। यही बात लिखी है इन प्रीवियस एग्जाम्पल, द इवेंट्स आर एलिमेंट्री इवेंट। तो ये कंसेप्ट आप समझ गए। सही, तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना बहुत है। बाय, सी यू।